सो वेलकम टू फिजिक्स रिवीजन क्लासेस। ठीक है, तो आज हम यूनिट 5 पहले कर रहे हैं, फाइबर ऑप्टिक्स एंड लेजर। राइट, तो इसमें सबसे पहले हमें अंडरस्टैंड करना है, जो हम थ्योरी में भी कर चुके हैं, एमसीक्यू से पहले थोड़ा रिवीजन भी करना है। स्पॉन्टेनियस एमिशन वर्सेस स्टिमुलेटेड एमिशन। ठीक है, जहाँ पे भी कोई बात ना समझ में आ रही हो एक बार मुझे रोक देना। ठीक है, मैं उसको रिपीट करूंगा। तो सबसे पहले स्पॉन्टेनियस एमिशन क्या होता है? द स्पॉन्टेनियस एमिशन involves emission of incoherent light because atom spontaneously decay from unstable higher energy level to stable ground energy level by emitting a photon in random direction। ठीक है, स्पॉन्टेनियस एमिशन में हमेशा इनकोहेरेंट लाइट निकलती है, क्योंकि एटम जो है अनस्टेबल हायर एनर्जी स्टेट से जब स्टेबल ग्राउंड स्टेट में आता है तो वो इस प्रोसेस में एक फोटोन को रैंडम डायरेक्शन में एमिट करता है। रैंडम डायरेक्शन का मतलब है कि वो किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है, और इनकोहेरेंट लाइट की यही प्रॉपर्टी होती है कि वो स्प्रेड करती है। ठीक, जबकि द स्टिमुलेटेड एमिशन इन्वॉल्व्स emission of coherent beam because an atom absorbs a photon in excited state and make transition to ground state as it is more stable, and in this process it emits two photons that travel in same direction, have same energy, have same frequency and phase। ठीक, जबकि जब स्टिमुलेटेड एमिशन से हमेशा हमें कोहेरेंट बीम प्राप्त होती है, क्योंकि स्टिमुलेटेड एमिशन से भी जब एटम अनस्टेबल हायर एनर्जी स्टेट से स्टेबल ग्राउंड एनर्जी स्टेट में आता है, लेकिन इस प्रोसेस में कैसे आता है? वो फोटोन को एब्जॉर्ब करके आता है। जो फोटोन जो है उसे एक्साइटेड स्टेट में, जिसको वो एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, और उसको एब्जॉर्ब करने के बाद जब वो अनस्टेबल एक्साइटेड स्टेट से स्टेबल ग्राउंड स्टेट में आता है तो दो फोटोन को वो एमिट करता है ना। क्वेश्चन ये है, कई बार स्टूडेंट ये भी पूछते हैं कि जी ये फोटोन को एब्जॉर्ब करके ऊपर क्यों नहीं चला जाता, ठीक है, और हायर एनर्जी स्टेट पे क्यों नहीं चला जाता? बेटे उसका कारण ये है कि ऊपर जाएगा तो अनस्टेबिलिटी बढ़ती है, ठीक है, जबकि नीचे आएगा तो स्टेबिलिटी बढ़ती है। तो हर चीज की नियम होता है कि वो अपने आप को ज्यादा से स्टेबल रखती है। तो इसलिए जो है जब एटम फोटोन को एक्साइटेड स्टेट में एब्जॉर्ब करेगा तो वो नीचे आएगा ग्राउंड स्टेट में, ऊपर नहीं जाएगा अनस्टेबल एक्साइटेड स्टेट में। ठीक है, तो जब वो नीचे ग्राउंड स्टेट में आता है तो इस प्रोसेस में इट एमिट टू फोटॉन्स। both these photons have same energy, same frequency and they travel in the same direction, जो कि एक कोहेरेंट बीम की प्रॉपर्टी होती है। राइट, तो इसलिए जो स्टिमुलेटेड एमिशन से हमें बीम निकलती है वो हमेशा कोहेरेंट होती है। अब हम इन एमसीक्यूज को अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, आप इनके आंसर्स भी नोट करते रहिए, ये वही है जो मैंने आपको शेयर किया था। क्वेश्चन 1, द स्लो ट्रांजिशन ऑफ एटम्स बिटवीन एनर्जी लेवल्स रिजल्टेड इन। राइट, इसमें ए ऑप्शन स्टिमुलेटेड एमिशन, बी स्पॉन्टेनियस एमिशन, सी स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन, डी स्पॉन्टेनियस एब्जॉर्प्शन। तो जो स्लो प्रोसेस होता है जिसमें कि लाइट निकलती है वो पहली बात है एमिशन होगा। ठीक, और जब वो प्रोसेस स्लो होगा, ठीक है, लाइट निकलती है तो एमिशन होगा, लेकिन जब वो प्रोसेस स्लो ट्रांजिशन होगा किसी एटम का फ्रॉम अनस्टेबल हायर एक्साइटेड स्टेट टू स्टेबल ग्राउंड स्टेट, तो हमेशा स्पॉन्टेनियस एमिशन होता है। ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट है, स्पॉन्टेनियस एमिशन। क्वेश्चन 2, द स्पॉन्टेनियस एमिशन रिजल्टेड इन एमिशन ऑफ। अभी आपने पीछे थ्योरी में देखा ये हमेशा इनकोहेरेंट लाइट को एमिट करेगा। राइट, तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट है, इनकोहेरेंट लाइट। क्वेश्चन 3, the fast transition of atoms between energy levels resulted in। देखो फास्ट ट्रांजिशन हो रहा है, ठीक है, फास्ट ट्रांजिशन हमेशा तब होता है जब फोटोन एब्जॉर्ब करके एटम ट्रांजिशन करता है एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल पर। तो एब्जॉर्प्शन में भी वही होता है कि एब्जॉर्प्शन में एटम जो है ग्राउंड एनर्जी लेवल पे फोटोन को एब्जॉर्ब करके हायर एनर्जी स्टेट में चला जाता है। और स्टिमुलेटेड एमिशन में भी ये होता है कि एटम जो है अनस्टेबल हायर एनर्जी स्टेट में फोटोन को एब्जॉर्ब करके नीचे स्टेबल ग्राउंड स्टेट में आता है। दोनों केसेस में हमारा फोटोन एब्जॉर्प्शन जब भी होता है तो ट्रांजिशन फास्ट होता है बिटवीन दी एनर्जी लेवल्स। तो इसलिए इसका बोथ ऑप्शन ए एंड बी करेक्ट होंगे इसके केस में। स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन में भी फास्ट ट्रांजिशन होता है और स्टिमुलेटेड एमिशन में भी
फास्ट ट्रांजिशन होता है। क्लियर? तो ऑप्शन बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। देन क्वेश्चन 4, द स्टिमुलेटेड एमिशन रिजल्टेड इन एमिशन ऑफ, ठीक है, अभी आपने थ्योरी में देखा 2 फोटॉन्स एंड कोहेरेंट बीम, ठीक है, इसमें 2 फोटॉन निकलते हैं और ये कोहेरेंट बीम होती है। अब बात करते हैं कुछ आगे क्वेश्चन बढ़ने से पहले लेजर की प्रिंसिपल पर, ठीक है, जो भी अगर कोई सेंटेंस क्लियर ना हो तो रोक कर पूछ लेना। पहला पॉइंट, लेजर इज प्रोड्यूस्ड इन एक्टिव मीडियम बाय प्रिंसिपल ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन, ठीक है, यूनिवर्सिटी पूछ सकती है लेजर की प्रिंसिपल क्या होती है। लेजर की प्रिंसिपल स्टिमुलेटेड एमिशन से होता है लेजर। जिस मीडियम में ये बनता है उसको एक्टिव मीडियम कहते हैं। The active medium has 2 parallel plane mirrors at its end, so that process of laser beam generation can be continued by successive reflections. ठीक है, हर एक्टिव मीडियम के 2 एंड पर 2 मिरर्स होते हैं ताकि लेजर बीम बनाने का जो प्रोसेस है उसे लगातार बरकरार रखा जाए सक्सेसिव रिफ्लेक्शंस के द्वारा। ठीक है, अगर ऐसा ना होता तो ये प्रोसेस बरकरार नहीं रखा जा सकता था। ठीक है, third point, the mirrors are separated by a distance equal to half wavelength so that the system act as an amplifier to provide positive feedback to the generated beam. ठीक है, ये जो मिरर्स के बीच का सेपरेशन होता है ये हमेशा लेजर बीम जो प्रोड्यूस हो रहा है उसकी जो वेवलेंथ होती है उसके हमेशा हाफ के इंटीग्रल मल्टीपल के रूप में रखा जाता है। राइट, इंटीग्रल मल्टीपल होता है हमेशा n लैम्डा बाई 2। राइट, उसका कारण ये है कि ये सिस्टम जो है एक एम्पलीफायर की तरह से काम करे। ठीक है, इसका एम है इस सिस्टम को एक एम्पलीफायर की तरह से काम करे ताकि ये हमेशा पॉजिटिव फीडबैक देता रहे और बीम जो है एक मामूली से इनपुट से भी हमें बहुत लार्ज आउटपुट मिल सके। राइट, मैंने आपको बताया था एम्पलीफायर 2 प्रकार के होते हैं, नेगेटिव फीडबैक, पॉजिटिव फीडबैक। नेगेटिव फीडबैक में क्या होता है कि जो आउटपुट होता है वो इनपुट को डिस्ट्रॉय करता है क्योंकि वो उससे आउट ऑफ फेज मिलता है, अपोजिट फेज में। ठीक है, और इनपुट जो है वीक होता चला जाता है, वीक होता चला जाता है, अंत में अंत हो जाता है उसका। जबकि पॉजिटिव फीडबैक में जो आउटपुट होता है वो इनपुट से सेम फेज में मिलकर उसको स्ट्रॉन्ग करता है। ठीक है, इस प्रकार से हमारा इनपुट बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है, बहुत ही बड़ा हो जाता है, तो आउटपुट हमारा बहुत बड़ा हो जाता है जिसको एम्पलीफिकेशन कहते हैं। तो ये एम्पलीफिकेशन अगर आपको अचीव करना है तो लेजर के मिरर्स के बीच का सेपरेशन जो है वो हमेशा लेजर बीम की वेवलेंथ का इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 होना चाहिए। उसकी लेजर बीम की वेवलेंथ के हाफ का इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए। ठीक है, 4th पॉइंट, वन ऑफ द मिरर इज पार्शियली ट्रांसपेरेंट सो दैट द लेजर बीम कैन बी ट्रांसमिटेड अक्रॉस इट एट ए पर्टिकुलर इंटेंसिटी। दोनों मिरर्स में से एक मिरर को हम पार्शियली ट्रांसपेरेंट रखते हैं ताकि जब लेजर बीम की इंटेंसिटी काफी घातक हो जाए तो वो चीरता हुआ उस एंड से बाहर आ जाए। अगर ये कंप्लीटली रिफ्लेक्टिंग होता तो हमें कभी भी लेजर प्राप्त ना हो पाता एक्टिव मीडियम से। इसलिए हम एक ऐसे मिरर को थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट भी रखते हैं ताकि उसकी कुछ ट्रांसमिशन कैपेसिटी भी हो, बट वो कब हो, जब इंटेंसिटी काफी हाई हो जाए। ठीक, तो इसलिए एक मिरर को हम पार्शियली ट्रांसपेरेंट रखते हैं। ठीक है, यहाँ तक। अब इस थ्योरी के आधार पे आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं, लेजर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, तो इसमें बी ऑप्शन करेक्ट हो गया, स्टिमुलेटेड एमिशन। क्लियर है, स्टिमुलेटेड एमिशन की सिद्धांत पर लेजर काम करता है। क्वेश्चन 6, द मीडियम यूज्ड टू जनरेट लेजर बीम इज कॉल्ड, बेटा अभी बताया जिस मीडियम में लेजर बीम बनता है उसको एक्टिव मीडियम कहते हैं। तो इसमें डी ऑप्शन करेक्ट है, एक्टिव मीडियम। ठीक है, ना सॉलिड मीडियम कहते हैं, ना लिक्विड मीडियम कहते हैं, ना गैसेस मीडियम कहते हैं, इट इज कॉल्ड एज एक्टिव मीडियम। The 2 parallel plane mirrors employed in the generation of laser beam are, जो 2 मिरर्स हम एक्टिव मीडियम के एंड पर ले रहे हैं उनकी किस प्रकार की नेचर होती है। तो अभी मैंने आपको बताया, वन मिरर इज कंप्लीटली रिफ्लेक्टिंग एंड अदर इज पार्शियली ट्रांसपेरेंट। इसमें एक मिरर जो है कंप्लीटली रिफ्लेक्टिंग होता है और दूसरा पार्शियली ट्रांसपेरेंट होता है, तो बी ऑप्शन जो है इसमें करेक्ट माना जाएगा। ठीक है, देन क्वेश्चन 8, the purpose of 2 parallel plane mirrors employed in the generation of laser beam is to provide, ठीक है बेटा ए ऑप्शन करेक्ट है, इसमें पॉजिटिव फीडबैक देता है। राइट, अभी मैंने आपको थ्योरी में बताया कि इसका काम पॉजिटिव फीडबैक देना होता है ताकि जो सिग्नल है वो एम्पलीफाई हो सके, एक मामूली से इनपुट सिग्नल को हम बहुत बड़े लार्ज आउटपुट सिग्नल में कन्वर्ट कर सके। राइट,
ये इसका काम होता है मिरर्स का पॉजिटिव फीडबैक देने का। तो ऑप्शन ए करेक्ट है इसमें। नाउ थोड़ी सी हम थ्योरी अगले वाले एमसीक्यू से पढ़ने से पहले इसको देखें कि किसी लेजर को बनाने के लिए क्या क्या कंडीशंस जरूरी होती हैं। ठीक है, सो द नेसेसरी कंडीशन टू अचीव लेजर एक्शन इज टू इंक्रीज द पॉपुलेशन ऑफ एटम्स इन एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, सो दैट rate of emission can increase and rate of absorption can fall for the two processes to come in equilibrium। देखो, लेजर बनाने के लिए सबसे पहला काम होता है पॉपुलेशन इन्वर्जन को कराना। पॉपुलेशन इन्वर्जन का मतलब है कि हम नंबर ऑफ एटम्स एक्साइटेड स्टेट में बढ़ाते हैं कंपेयर टू दैट इन द ग्राउंड स्टेट। क्वेश्चन है कि हम क्यों बढ़ाते हैं, व्हाई हम मोर एटम्स इन एक्साइटेड स्टेट। कारण ये है कि इससे रेट ऑफ एमिशन बढ़ सके, क्योंकि जितने एटम एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे उतना ही एमिशन का रेट बढ़ेगा और उतने ही एटम ग्राउंड स्टेट में कम हो जाएंगे तो एब्जॉर्प्शन का रेट घटेगा। शुरू में क्या होता है, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन हाई होता है, रेट ऑफ एमिशन कम होता है। धीरे धीरे जब हम रेट्स को इंक्रीज करना शुरू करते हैं तो हमारा रेट ऑफ एमिशन जो है वो बढ़ने लगता है और रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन जो है वो घटने लगता है और अल्टीमेटली ये दोनों रेट्स जो हैं वो हमारे इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं। जी सर, मैं क्लास ले रहा था, अभी दे रहा हूँ सर, इसको तुरंत क्लास खत्म करके लेता हूँ। जी जी सर, ठीक है। ठीक है भाई, क्लियर हो गया बात। तो ये जो है हमारा पॉइंट है। देन generally in normal condition at a finite temperature the probability of number of atoms in higher energy states decreases exponentially। क्या होता है कि सबसे ज्यादा एटम नॉर्मल कंडीशन की अगर मैं बात करूं तो ग्राउंड स्टेट में होते हैं। ठीक है, उसके बाद जब उससे ऊपर वाला एनर्जी लेवल होता है तो उसमें एटम कम होते हैं, उससे और ऊपर वाले पे जाओगे उससे एटम और भी कम होते हैं। तो ये एक्चुअल में एटम होते नहीं है, ये एटमों के नंबर की प्रोबेबिलिटी होती है। ठीक, कि इतने एटम जो है संभावना है कि एनर्जी लेवल E3 में होंगे, इतने एटम एनर्जी लेवल E4 में होंगे, इतने एटम एनर्जी लेवल E5 में होंगे। जैसे जैसे आप हायर एनर्जी लेवल्स की तरफ बढ़ोगे तो ये पाया जाता है कि इनकी जो प्रोबेबिलिटी होती है नंबर ऑफ एटम्स की वो एक्सपोनेंशियली घटती है, एक्सपोनेंशियली घटती है। ठीक है, नॉर्मल कंडीशन में। लेकिन पॉपुलेशन इन्वर्जन में क्योंकि आपने नंबर ऑफ एटम्स को एक्साइटेड स्टेट में ज्यादा किया हुआ है कंपेयर टू दैट इन दी ग्राउंड स्टेट, समझ रहे हैं, तो आप नॉर्मल कंडीशन से उल्टा कर रहे हो। नॉर्मल कंडीशन में आपके एटम नीचे ज्यादा है ऊपर कम है, लेकिन पॉपुलेशन इन्वर्जन में आपके एटम ऊपर ज्यादा है, हायर एनर्जी स्टेट्स में ज्यादा है और ग्राउंड स्टेट्स की तरफ कम है, लोअर एनर्जी लेवल्स पर कम है। तो ये कंडीशन एक तरह से नेगेटिव टेम्परेचर की हो गई, समझ रहे हैं। इसमें पॉजिटिव टेम्परेचर तो नॉर्मल कंडीशन, नेगेटिव टेम्परेचर समझते हो, 0 केल्विन से भी कोई टेम्परेचर नीचे होता है उसे नेगेटिव टेम्परेचर कहते हैं। रियल कंडीशन में नेगेटिव टेम्परेचर कभी भी ऑब्टेन नहीं किया जा सकता क्योंकि एब्सोल्यूट 0 से ज्यादा लोअर टेम्परेचर दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता। समझ रहे हो बात को, 0 डिग्री सेंटीग्रेड की बात नहीं कर रहा हूं मैं, 0 केल्विन की बात कर रहा हूं। तो जब 0 केल्विन से आप नीचे गए तो नेगेटिव टेम्परेचर हो गया। तो आपने एक तरह से नॉर्मल कंडीशन के उल्टा हो गया है, प्रकृति उल्टी हो गई है। पॉपुलेशन इन्वर्जन में जो नेचर का नियम है वो उल्टा हो गया है, क्योंकि नेचर का नियम ये कहता है कि एटम ग्राउंड स्टेट में ज्यादा और ऊपर की तरफ एक्सपोनेंशियली घटेंगे, लेकिन पॉपुलेशन इन्वर्जन में आपने एटम ऊपर की तरफ एक्सपोनेंशियली बढ़ाए हैं, समझ रहे हैं। तो आप 0 केल्विन से जब नेगेटिव टेम्परेचर की बात करते हो तो इस प्रकार का बिहेवियर आता है, राइट। तो इसलिए इसको कंडीशन ऑफ नेगेटिव टेम्परेचर कहते हैं, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। देन पॉइंट 3, द कंडीशन ऑफ पॉपुलेशन इन्वर्जन इज अचीव्ड by supplying external energy to atoms in ground state for exciting them to their metastable state। ठीक है, ये metastable state होती है which have longer lifetime due to absorption of photons। ठीक है, जो पॉपुलेशन इन्वर्जन की कंडीशन होती है, पॉपुलेशन इन्वर्जन अब आप समझ गए, एटम्स को एक्साइटेड स्टेट में ज्यादा रखना कंपेयर टू ग्राउंड स्टेट को पॉपुलेशन इन्वर्जन कहते हैं। पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव कैसे हो सकता है? पॉपुलेशन इन्वर्जन को अचीव करने के लिए आप जो है बाहर से एनर्जी सप्लाई करते हैं, एक्सटर्नल एनर्जी, क्योंकि आप नेचर के खिलाफ जा रहे हैं। पॉपुलेशन इन्वर्जन का मतलब ये नेचर के खिलाफ जाना है।
ठीक, नेचर के खिलाफ आप एनर्जी सप्लाई करके ही तो जाओगे, अपने आप से नहीं हो सकता कोई काम नेचर के खिलाफ, कहने की बात ये है। ठीक है, तो जो भी आपने एक्सटर्नल एनर्जी एटम्स को ग्राउंड स्टेट में दी, उसको लेकर के एटम कहाँ चले गए, मेटा स्टेबल स्टेट में। नाउ मेटा स्टेबल स्टेट एक एक्साइटेड स्टेट होती है, हमेशा ध्यान रखिए। मेटा स्टेबल स्टेट इज एन हायर एनर्जी स्टेट जिसका लाइफ टाइम लॉन्ग होता है। ठीक है, 10 की पावर -6 सेकंड से 10 की पावर -3 सेकंड की रेंज का होता है, उसको मेटा स्टेबल स्टेट कहते हैं। और इस एनर्जी को सप्लाई करना एटम्स को ग्राउंड स्टेट में, इस टेक्निक को पंपिंग कहते हैं। सो पॉपुलेशन इन्वर्जन पंपिंग से अचीव किया जाता है। ठीक है, यानी कि जब आप एटम्स की तादाद को हायर एनर्जी एक्साइटेड स्टेट्स में बढ़ाते हैं तो उसके लिए आप नेचर के खिलाफ जाते हैं, और नेचर के खिलाफ जाना पॉपुलेशन इन्वर्जन कहलाता है। पॉपुलेशन इन्वर्जन को अचीव करने के लिए आप बाहर से एनर्जी देते हैं, और इस एनर्जी सप्लाई करने की जो टेक्निक है उसे पंपिंग कहते हैं, यानी कि पंपिंग से पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव होता है। ठीक है, पॉपुलेशन इन्वर्जन कैसे अचीव होता है, पंपिंग से। पंपिंग इज द फर्स्ट स्टेप, पंपिंग का आउटकम है पॉपुलेशन इन्वर्जन। ठीक, अब जब ये दिस एक्सटर्नल एनर्जी कैन बी सप्लाइड टू एटम्स इन ग्राउंड स्टेट बाय फोटॉन्स कॉल्ड एज ऑप्टिकल पंपिंग, और बाय द इंपैक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कॉल्ड एज इलेक्ट्रिकल पंपिंग। जब हम एटम्स को फोटॉन्स के एब्जॉर्प्शन कराकर उन्हें ग्राउंड एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में एक्साइट कराते हैं तो उसको ऑप्टिकल पंपिंग कहते हैं। और जब हम एटम्स को इलेक्ट्रॉन के इंपैक्ट से एनर्जी ट्रांसफर कराकर एक्साइट कराते हैं ग्राउंड स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में तो उसको इलेक्ट्रिकल पंपिंग कहते हैं। ठीक है, तो ये पंपिंग के टाइप्स हो गए। एनर्जी सप्लाई करना पंपिंग है, एनर्जी किस प्रकार सप्लाई करी वो उसके टाइप्स हैं। फोटोन से करी तो ऑप्टिकल पंपिंग कहलाता है, इलेक्ट्रॉन इंपैक्ट से कराई, एटम्स को एनर्जी दी तो वो इलेक्ट्रिकल पंपिंग कहलाता है। क्लियर हो गई बात। अब हम इन एमसीक्यूज को कर सकते हैं। इन पॉपुलेशन इन्वर्जन, ठीक है, तो इसमें बेटा ए पॉइंट करेक्ट होगा, द एक्साइटेड स्टेट हैव एक्सेस नंबर ऑफ एटम्स। अभी आप पीछे थ्योरी में समझ लिए, पॉपुलेशन इन्वर्जन में हमेशा एक्साइटेड स्टेट में एटम जो है ज्यादा होते हैं और आप नेचर के अगेंस्ट जा रहे हो। ठीक है, क्योंकि नेचर के नियम नहीं है ऐसा। नेक्स्ट, पॉपुलेशन इन्वर्जन इज द कंडीशन ऑफ, बेटा इसमें ऑप्शन सी करेक्ट होगा, नेगेटिव टेम्परेचर। राइट, ये यूनिवर्सिटी पूछ सकती है। पॉपुलेशन इन्वर्जन को कंडीशन ऑफ नेगेटिव टेम्परेचर इसलिए कहते हैं क्योंकि इसको अचीव करने के लिए आप 0 केल्विन से नीचे चले गए, आप नेचर के अगेंस्ट गए हैं। राइट, जब तक टेम्परेचर 0 केल्विन से ऊपर है, कोई भी टेम्परेचर 0 केल्विन से अगर ऊपर है तो नेचर का नियम है कि एटम नीचे ज्यादा और ऊपर एक्सपोनेंशियली घटते हैं। बट आप क्या कर रहे हो, एटम ऊपर को एक्सपोनेंशियली बढ़ा रहे हो। ठीक है, इसलिए ये कंडीशन केवल नेगेटिव टेम्परेचर पर ही हासिल की जा सकती है अगर आप नॉर्मली इसको अचीव करना चाहो। क्लियर, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन 11, the process of exciting atoms by photons is called, बेटा ये ऑप्शन बी करेक्ट है, उसको ऑप्टिकल पंपिंग कहते हैं। ठीक है, फोटॉन्स के द्वारा एटम्स को एक्साइट कराकर हायर एनर्जी स्टेट पर भेजना, अभी बताया था आपको। नाउ अगले एमसीक्यू से पहले थोड़ा हम लेजर के टाइप्स को समझ लें। तो सबसे पहले रूबी लेजर की बात करते हैं। Ruby laser is produced by stimulated emission from chromium ions producing wavelength of 6943 angstrom. The chromium ions are used because they impart red color to the laser and have 3 energy levels. Hence Ruby laser is a 3 level laser. ठीक है, रूबी लेजर में हमेशा हम, रूबी लेजर प्रोड्यूस क्यों होता है, क्रोमियम आयंस के डी एक्साइटेशन होने के कारण प्रोड्यूस होता है। ठीक है, क्रोमियम आयंस को हम इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि क्रोमियम जब डी एक्साइट होता है तो रेड कलर की लाइट एमिट करता है वो, क्योंकि लेजर हमें दिखाई दे, विजिबल हो, इसलिए हम क्रोमियम आयंस का यूज कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि एल्यूमिनियम आयंस को हम क्रोमियम से रिप्लेस कराते हैं। ठीक है, तो इसलिए क्रोमियम आयन को यूज कर रहे हैं क्योंकि क्रोमियम में जहां ये प्रोसेस हो रहा है लेजर बनने का, उसमें 3 एनर्जी लेवल्स हो रहे हैं। इनमें एक ग्राउंड एनर्जी लेवल है, एक हायर एनर्जी लेवल है और एक मेटा स्टेबल स्टेट है। ठीक है, इसलिए रूबी लेजर हमेशा 3 लेवल लेजर कहलाया जाता है। नेक्स्ट, द क्रोमियम आयंस आर एक्साइटेड इन ग्राउंड स्टेट ऑन एब्जॉर्बिंग फोटॉन्स ऑफ वेवलेंथ 5500 एंगस्ट्रॉम emitted from xenon flash tubes.
क्रोमियम आयंस को जब भी एक्साइट कराया जाता है तो फोटॉन्स के एब्जॉर्प्शन के कारण एक्साइट कराया जाता है। ठीक है, तो इसमें जो फोटॉन्स की सोर्स है वो जेनॉन फ्लैश ट्यूब है। ठीक है, जो कि 5500 एंगस्ट्रॉम का रेडिएशन एमिट कर रही है। इस रेडिएशन को क्रोमियम आयंस एब्जॉर्ब कर लेते हैं। Hence, optical pumping technique is used since there is a time lag between the excitation and de-excitation of chromium ions. Hence, UV laser is a pulse laser. ठीक है, इसीलिए क्योंकि फोटॉन्स के द्वारा एक्साइटेशन हो रहा है क्रोमियम आयंस का, तो ये पंपिंग कौन सी हो गई? ऑप्टिकल पंपिंग हो गई। तो रूबी लेजर में ऑप्टिकल पंपिंग यूज की जाती है। और क्योंकि क्रोमियम के आयंस के एक्साइट होने में, ग्राउंड स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट के जाने में, और क्रोमियम के आयंस के डी एक्साइट होने में, ठीक है, हायर एनर्जी स्टेट से ग्राउंड एनर्जी स्टेट में आने में टाइम का अंतर है, टाइम लैग होता है। इसलिए बेटा रूबी लेजर पल्स होता है, कंटिन्यूअस लेजर नहीं होता है। क्योंकि जितने टाइम में क्रोमियम के आयन फोटोन को एब्जॉर्ब करके ग्राउंड स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में जा रहे हैं, उतने टाइम क्या हो रहा है? एब्जॉर्प्शन हो रहा है। उतने टाइम लेजर बंद रहता है, उतने टाइम लेजर बंद रहता है। और जितने टाइम क्रोमियम आयन हायर एनर्जी स्टेट से डी एक्साइट होकर नीचे आते हैं, उतने टाइम लेजर निकलता है। तो इस तरह लेजर एक क्षण को आता है, फिर रुक जाता है, फिर आता है, फिर रुक जाता है। तो इस तरह का जब लेजर आता है उसको पल्स लेजर कहते हैं। कारण समझ में आया पल्स लेजर क्यों है? क्योंकि ये एक्साइटेशन फोटॉन्स के द्वारा, और बेटा फोटॉन्स को एटम एब्जॉर्ब कराने में समय लेते हैं। इलेक्ट्रॉन से तो एकदम एनर्जी ट्रांसफर होती है, बट फोटॉन्स ऐसा नहीं होता है। समझ रहे हैं? तो इस वजह से ये पल्स लेजर होता है। अब बात करते हैं हीलियम नियॉन लेजर की। हीलियम नियॉन लेजर इज प्रोड्यूस्ड बाय स्टिमुलेटेड एमिशन फ्रॉम नियॉन एटम्स प्रोड्यूसिंग वेवलेंथ 6320 एंगस्ट्रॉम. The helium atom is used in 7 times to that of neon because helium supports the population inversion of neon atoms. The neon atom have 4 energy levels, hence helium neon laser is a 4 level laser. ठीक है, हीलियम नियॉन लेजर में क्या होता है कि हीलियम नियॉन लेजर जो है नियॉन के डी एक्साइटेशन होने के, नियॉन एटम्स के डी एक्साइटेशन होने के कारण निकलता है। इसकी जो वेवलेंथ होती है वो 6320 एंगस्ट्रॉम होती है। राइट, ये याद रखने की बातें हैं। 6300 ये ऑरेंज कलर का होता है। इसमें जो है हीलियम की मात्रा नियॉन से हमेशा 7 गुना होती है। यानी कि अगर नियॉन का एक एटम है तो हीलियम के 7 एटम होंगे। इसका कारण ये है कि ये जो हीलियम है ये नियॉन की पॉपुलेशन इन्वर्जन कराने में मदद करता है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन से दोनों हीलियम और नियॉन को एक्साइट कराया जाता है, इसलिए जो पंपिंग हम यूज कर रहे हैं इसमें वो इलेक्ट्रिकल पंपिंग यूज कर रहे हैं। ठीक है, अभी बताया था आपको कि जब इलेक्ट्रॉन इंपैक्ट से एक्साइट कराया जाता है उस पंपिंग को इलेक्ट्रिकल पंपिंग कहते हैं। राइट, तो क्योंकि हीलियम को भी हम उसी से एक्साइट करा रहे हैं, नियॉन को भी हम उसी से एक्साइट करा रहे हैं, तो ये इलेक्ट्रिकल पंपिंग इसमें यूज होती है। बाकी जितने नियॉन रह गए उनको हीलियम भी करा रहा है एक्साइट, वो भी एनर्जी ट्रांसफर कर रहा है। यही कारण है कि हीलियम को ज्यादा प्रोपोर्शन में लिया जाता है नियॉन से। और इन्हीं दो गैसों को इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि ये दोनों गैसें इनर्ट हैं और आपस में रिएक्शन करके किसी भी प्रकार के कंपाउंड को नहीं बना सकती हैं। ठीक है, अब क्योंकि नियॉन एटम से लेजर आ रहा है और नियॉन में 4 एनर्जी लेवल होते हैं, ठीक है, इसलिए हीलियम नियॉन लेजर 4 लेवल लेजर होता है। क्लियर? Then last point, helium neon atoms are excited in ground state by electron impact, so it is electrical pumping. Since excitation is maintained continuously, hence helium neon laser is emitted as a continuous beam. Now बेटा यहाँ एक क्वेश्चन आता है कि हीलियम नियॉन लेजर कंटिन्यूस क्यों है? इसका कारण यह है कि इसमें नियॉन के एटम्स के एक्साइट होने में और डी एक्साइट होने में कोई भी टाइम लैग नहीं होता है। कारण क्या है? कारण यह है कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन है ना वो ही पंपिंग करा रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन लगातार टकराते रहते हैं हमारे नियॉन के एटम से। और क्योंकि करंट का स्विच, करंट तब तक फ्लो करेगा जब तक आपने स्विच ऑफ नहीं किया है, बैटरी को बंद नहीं किया है, डिस्कनेक्ट नहीं किया है। तो वो तो आपके हाथ में है, आपने बैटरी कंटिन्यूसली लगा रखी है, तो करंट जो है ट्यूब में कंटिन्यूसली फ्लो करता रहेगा। ठीक है, तो करंट के कंटिन्यूसली फ्लो करने से, आपके लगातार इलेक्ट्रॉन स्ट्रीम के फ्लो करने से आपके नियॉन एटम टकराकर हमेशा एक्साइट होते रहेंगे और डी एक्साइट होते रहेंगे। तो लेजर बगैर रुके आएगा एज ए कंटिन्यूअस बीम। ठीक, क्लियर हो गई बात?
अब हम कुछ एमसीक्यू कर सकते हैं। पहला है द रूबी लेजर इज ए, तो बेटा इसमें ऑप्शन ए करेक्ट है, 3 लेवल लेजर होता है। क्वेश्चन 13, द वेवलेंथ ऑफ रूबी लेजर इज कितना होता है, अभी बताया आपको, ये याद करने की बात है, इसको आप याद करेंगे यूनिवर्सिटी के लिए। रूबी लेजर की जो वेवलेंथ होती है वो 6943 एंगस्ट्रॉम होती है। क्लियर, इसको आप कर लेंगे। देन Al3 plus ions are replaced by Cr3 plus ions in ruby laser। एल्यूमिनियम आयंस को हम क्रोमियम आयन से क्यों रिप्लेस करते हैं, तो अभी मैंने आपको बताया था कि क्रोमियम जब डीएक्साइट होता है तो उसका कलर ऑफ लाइट वो जो देता है वो कौन सी देता है, रेड। सो टू इम्पार्ट रेड कलर टू लेजर बीम, तो इसमें ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है कि हम ऐसा करते हैं ताकि लेजर बीम का कलर रेड हो सके। क्लियर है बात, सी ऑप्शन। Then question 15, the optical pumping system in ruby laser is, रूबी लेजर में हम किस ऑप्टिकल पंपिंग सिस्टम का यूज करते हैं, ऑप्टिकल पंपिंग मतलब फोटोन की सोर्स क्या है क्रोमियम आयन को एक्साइट कराने के लिए, तो बेटा ऑप्शन ए करेक्ट है, इसमें जेनॉन फ्लैश ट्यूब्स को यूज करते हैं। ठीक है, ए ऑप्शन इज करेक्ट, जेनॉन फ्लैश ट्यूब्स। देन हीलियम नियॉन लेजर इज, अभी आपको बताया हीलियम नियॉन लेजर 4 लेवल कौन सा, गैसियस लेजर होता है। ये इंपॉर्टेंट बात है, कभी सॉलिड स्टेट लेजर लिख दो वहां, सॉलिड स्टेट रूबी होता है। ठीक है, क्योंकि एक्टिव मीडियम इसमें गैसियस स्टेट में है, तो ये 4 लेवल गैसियस लेजर होता है। क्वेश्चन 17, द वेवलेंथ ऑफ हीलियम नियॉन लेजर इज, हीलियम नियॉन लेजर की क्या वेवलेंथ होती है, 6320 एंगस्ट्रॉम, इसे याद कर लीजिए, 6320 एंगस्ट्रॉम और 6943 एंगस्ट्रॉम, ये रूबी लेजर है। दोनों की वेवलेंथ आपको याद होनी चाहिए, वो रेड होता है रूबी लेजर, ये ऑरेंज होता है हीलियम नियॉन लेजर। क्लियर। देन द रेशियो ऑफ हीलियम एंड नियॉन एटम्स यूज्ड इन द जनरेशन ऑफ हीलियम एंड नियॉन एटम्स इज रेस्पेक्टिवली कितना होता है, अभी आपको बताया, तो इसमें ऑप्शन ए करेक्ट है, 7:1, 7 पार्ट्स ऑफ हीलियम टू 1 पार्ट ऑफ नियॉन होता है। उल्टा मत कर देना, 1:7 भी होगा वहां पे, ध्यान से करना है, 7:1। ठीक है, ये लैंग्वेज भी चेंज कर सकती है यूनिवर्सिटी ऊपर वाली, इसलिए ध्यान से पढ़ के निशान लगाना है इस पे। तो ये 7 पार्ट हीलियम के, 1 पार्ट नियॉन का होता है। देन द पर्पस ऑफ हीलियम एटम इन जनरेशन ऑफ हीलियम नियॉन लेजर इज, हीलियम एटम का क्या रोल है हीलियम नियॉन लेजर के जनरेशन में, तो इसमें ऑप्शन बी करेक्ट है, टू सपोर्ट पॉपुलेशन इन्वर्जन ऑफ नियॉन एटम्स। ठीक है, अभी आप पीछे थ्योरी में पढ़े इस बात को, इसका ये एम होता है, लेजर नियॉन से आता है। द पर्पस ऑफ नियॉन एटम इन जनरेशन ऑफ हीलियम नियॉन लेजर इज, नियॉन एटम का क्या रोल होता है, तो बेटा इसमें ऑप्शन सी करेक्ट है, टू कॉज लेजर एक्शन। राइट, लेजर हमारा नियॉन एटम के डी एक्साइटेशन होने से आता है। क्लियर। द पंपिंग टेक्निक एम्प्लॉयड इन जनरेशन ऑफ हीलियम नियॉन लेजर इज, कौन सी है, तो ऑप्शन ए करेक्ट है, इलेक्ट्रिकल पंपिंग यूज होती है। ध्यान देना है, रूबी में ऑप्टिकल होती है, हीलियम नियॉन लेजर में इलेक्ट्रिकल पंपिंग होती है। क्लियर। देन क्वेश्चन 22, रूबी लेजर इज, रूबी लेजर कैसा है भाई, तो ऑप्शन बी करेक्ट है, पल्स्ड सॉलिड स्टेट लेजर है, क्योंकि एक्टिव मीडियम रूबी में एल्यूमिनियम ऑक्साइड की रॉड होती है जिसे रूबी रॉड कहते हैं, जो सॉलिड है, इसलिए ये सॉलिड स्टेट लेजर है, और क्योंकि ये पल्स फॉर्म में आता है इसलिए इसको कहते हैं पल्स्ड सॉलिड स्टेट लेजर। क्लियर। देन हीलियम नियॉन लेजर इज, हीलियम नियॉन लेजर कैसा है भाई, हीलियम नियॉन लेजर इज कंटिन्यूअस गैसियस लेजर, क्योंकि इसमें एक्टिव मीडियम गैस है और ये कंटिन्यूअस बीम के रूप में आता है, तो इसमें ऑप्शन डी करेक्ट है, कंटिन्यूअस गैसियस लेजर। देन थोड़ी थ्योरी का और पार्ट है, प्रॉपर्टीज एंड एप्लीकेशन ऑफ लेजर। ठीक है, एक बार समझ लो इसको, कहीं भी ना कोई बात इनमें रोक देना। पहला पॉइंट, द लेजर बीम इज एमिटेड बाय डी एक्साइटेशन ऑफ ट्रिलियन एंड ट्रिलियन ऑफ एटम्स और मोलिक्यूल्स और आयंस इन एक्टिव मीडियम। द एमिटेड photons are allowed to multiply by positive feedback। ठीक, the beams oscillate to and fro between the mirrors through successive reflections and ultimately get amplified, hence intensity of laser beam is extremely high। बेटा क्वेश्चन ये है कि लेजर की इंटेंसिटी हाई क्यों होती है ना, इंटेंसिटी का हमेशा रिलेशन होता है नंबर ऑफ फोटोन से, ये आप 12th से पढ़ रहे हो बात, जितनी भी किसी भी बीम में फोटॉन्स की संख्या ज्यादा होती है उसकी इंटेंसिटी उतनी ज्यादा होती है। ठीक,
तो इसका मतलब है लेजर बीम में बहुत से फोटोन निकल रहे हैं। क्यों? कारण यह है कि लेजर बनता है ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ एटम्स के डी एक्साइटेशन होने के कारण। तो जब ये एटम डी एक्साइट होते हैं तो ये ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ फोटॉन्स को एमिट करेंगे। सीधी सी बात है, एक एटम से 2 फोटोन निकलते हैं, ठीक, स्टिमुलेटेड एमिशन में। तो जब ट्रिलियन एटम डी एक्साइट होंगे तो ट्रिलियन गुणा 2 कर दो, इतने फोटोन बनेंगे। नाउ फोटॉन्स का प्रोसेस आप लगातार चेन रिएक्शन की तरह बनाए हुए हो, एक्टिव मीडियम के दोनों तरफ मिरर्स को लगाकर, ठीक, जो कि पॉजिटिव फीडबैक लगातार आपके इनपुट को देता जा रहा है, यानी कि आपके इनपुट को स्ट्रेंथन करता जा रहा है, नष्ट नहीं कर रहा है उसको। आउटपुट एनर्जी हमेशा इनपुट एनर्जी में ऐड होती है, उसको पॉजिटिव फीडबैक कहते हैं इन द सेम फेज, ठीक। तो इसी तरह से ये जो अरबों खरबों फोटॉन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं ड्यू टू डी एक्साइटेशन ऑफ दीज एटम्स, ठीक है, ये मिरर्स के बीच में ऑसिलेट करती है, उनसे टकराती रहती है, रिफ्लेक्ट होती रहती है और बीच में ऑसिलेट करती रहती है और अल्टीमेटली ये क्या हो जाती है, एम्पलीफाई हो जाती है। एम्पलीफाई मतलब एक छोटे से इनपुट से आपने बहुत बड़ा लार्ज आउटपुट बना दिया। इसी कारण से लेजर की इंटेंसिटी बहुत हाई होती है, क्योंकि इसमें अरबों खरबों फोटॉन्स होते हैं। तो आपको अरबों खरबों फोटॉन्स को एक्सप्लेनेशन देना है क्यों होते हैं। क्लियर हो गई बात? देन लेजर बीम इज हाईली कोहेरेंट। लेजर बीम आप जानते हो कोहेरेंट होती है, क्यों? So the beam has high directionality and spreads over a very small area on traveling through a long distance. It is for this reason laser finds use in measurement of long distances and in communication. बेटा लेजर का जो यूज होता है वो एक्चुअली लॉन्ग डिस्टेंस को नापने में, किसी भी ग्रह का दूरी, जुपिटर की दूरी अर्थ से नाप लोगे, लेजर बीम यूज कर सकते हो, ठीक है। या कम्युनिकेशन करने में, इंडिया से अमेरिका कम्युनिकेशन करनी है, लेजर के थ्रू हो सकती है। एयरफोर्स के हवाई जहाज से करनी है, लेजर के थ्रू हो सकती है, ठीक है। तो कम्युनिकेशन में यूज होते हैं। क्वेश्चन है ये कैसे यूज होते हैं? क्योंकि ये कोहेरेंट बीम है, पहली बात, क्योंकि ये कोहेरेंट बीम है। ऑर्डिनरी लाइट तो स्प्रेड करेगी, तो कम्युनिकेशन क्या करोगे उससे? कुछ नहीं हो सकती। बट ये स्प्रेड नहीं करता, ये बहुत मामूली स्प्रेड करता है, ठीक है। अगर ये बहुत दूर तक भी चला जाए तो जितने एरिया पे स्प्रेड करता है वो वेरी वेरी स्मॉल होता है, ठीक है, क्योंकि इसकी डायरेक्शनलिटी बहुत अच्छी होती है, ठीक है। और इसलिए डायरेक्शनलिटी अच्छे होने से कहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस तक चला जाता है और एरिया जिसपे स्प्रेड होता है बहुत कम होता है। और यही कारण है कि इसका यूज लॉन्ग दूरियां नापने में या कम्युनिकेशन में हो सकता है, साधारण लाइट का नहीं हो सकता है, ठीक। Then helium neon laser has remarkable spectral purity because of higher percentage of stimulated emission in the emitted laser beam. The helium neon laser is more directional than ruby laser because it is a gaseous laser that is free of crystalline imperfections of solid state ruby laser and thus scattered less than the ruby laser, ठीक है। अगर हम हीलियम नियॉन लेजर की बात करें रूबी लेजर से, तो वो कई मायनों में उससे बेहतर है। उसका कारण यह है कि इसमें स्पेक्ट्रल प्यूरिटी ज्यादा है। अगर किसी भी बीम की स्पेक्ट्रल प्यूरिटी हाई है, देखो स्पेक्ट्रल प्यूरिटी हाई का मतलब है डेल्टा लैम्डा कम होना। डेल्टा लैम्डा जीरो कभी नहीं होगा, क्योंकि डेल्टा लैम्डा जीरो का मतलब है परफेक्ट मोनोक्रोमेटिक बीम, और परफेक्ट मोनोक्रोमेटिक बीम दुनिया में नहीं होती। लेकिन लेजर काफी हद तक बहुत अच्छा मोनोक्रोमेटिक होता है। तो अगर दोनों की बात करें तो हीलियम नियॉन लेजर का डेल्टा लैम्डा बहुत कम आएगा, जो हम बता रहे हैं कि स्पेक्ट्रल प्यूरिटी उसकी हाई है कंपेयर टू रूबी लेजर। उसका कारण यह है कि इसमें स्टिमुलेटेड एमिशन का परसेंटेज ज्यादा होता है। मैंने आपको बताया था जैसे पवित्र जल नहीं होता, पवित्र जल में थोड़ा सा अपवित्र जल मिक्स होता है, इसी तरह पवित्र पूरी तरह आप ये मानो कि स्टिमुलेटेड एमिशन की लाइट आ रही है तो नहीं है। मैंने आपको बताया था स्पॉन्टेनियस एमिशन उसमें मिक्स होता है, जो लेजर आता है थोड़ी सी स्पॉन्टेनियस एमिशन होता है उसमें, बट जितना ज्यादा स्टिमुलेटेड एमिशन का परसेंटेज ज्यादा होगा वो उतनी ज्यादा प्योर मानी जाएगी और उतनी ज्यादा स्पेक्ट्रल प्यूरिटी मानी जाएगी, यानी कि उसका डेल्टा लैम्डा उतना कम माना जाएगा। तो हीलियम नियॉन लेजर में स्टिमुलेटेड एमिशन का परसेंटेज रूबी लेजर की तुलना में ज्यादा होता है, इसलिए उसकी स्पेक्ट्रल विड्थ कम होती है और इसलिए स्पेक्ट्रल प्यूरिटी अच्छी मानी जाती है, ठीक है। दूसरी बात यह है कि ये ज्यादा डायरेक्शनल है रूबी लेजर से। ये ऊपर वाली बात में आपको बताया कि डायरेक्शनल है तो कम्युनिकेशन में और लॉन्ग डिस्टेंस मेजरमेंट में हमें को ज्यादा हेल्पफुल करेगा। कारण क्या है कि सॉलिड स्टेट लेजर में क्रिस्टलाइन इम्परफेक्शन के कारण जो बीम होती है वो स्कैटरिंग होती है, उसकी स्कैटरिंग होती है। स्कैटरिंग तो मतलब बुखरना। अब बीम स्कैटरिंग होगी तो डायरेक्शनलिटी कम हो जाएगी उसकी। तो जबकि हीलियम नियॉन लेजर गैसियस लेजर होने के कारण क्रिस्टलाइन इम्परफेक्शंस नहीं होते हैं, उसमें एब्सेंट होते हैं, तो स्कैटरिंग कम होती है। स्कैटरिंग कम होने से डायरेक्शनलिटी अच्छी होती है हीलियम नियॉन लेजर की, ठीक है। तो ये इसका फायदा है कि इसमें डायरेक्शनलिटी अच्छी होती है, ठीक है, देन रूबी लेजर। देन हीलियम नियॉन लेजर इज अ गैसियस लेजर एंड thus do not require frequent cooling.
दूसरा एडवांटेज ये है कि सॉलिड स्टेट लेजर, सॉलिड को आप मुश्किल से गर्म होता है, वो जब गर्म हो जाता है तो मुश्किल से ठंडा होता है, क्योंकि सॉलिड की जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो लो होती है, ठीक है। जबकि गैस की थर्मल कंडक्टिविटी, क्योंकि मॉलिक्यूल आजाद होते हैं सब तरफ घूमने के लिए, इसलिए हाई होती है, ठीक है। तो गैस इजीली ठंडी हो जाती है, इजीली गर्म हो जाती है। तो इसी वजह से हीलियम नियॉन लेजर इजीली जो है ठंडा हो जाता है, और उसको ठंडा करने के लिए हमें किसी भी प्रकार के कूलेंट की आवश्यकता नहीं होती, जैसा रूबी लेजर में होता है। ये इसका एडवांटेज है। क्लियर? अभी ये मीटिंग बंद हो जाएगी 3 मिनट में, इसको दोबारा क्लिक करके ज्वाइन करना है, ठीक है। एनी स्टूडेंट को अभी तक कोई है, क्योंकि फाइबर अभी होना है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं एमसीक्यू की। एन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ लेजर इज, तो बेटा ये डी ऑप्शन करेक्ट है, ऑल ऑफ दी अबव। लेजर के पास हाई इंटेंसिटी होती है, लेजर में हाई डायरेक्शनैलिटी होती है, लेजर में हाई डिग्री ऑफ कोहेरेंस होता है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,